साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, लोकतंत्र में चुनाव को राजनीतिक महापर्व के रूप में क्यों मनाया जाता है? इलेक्शन बनाम सिलेक्शन में से क्या अभिप्राय है? साथियों, जिस तरह समाज में प्रतिवर्ष सभी त्योहार पर्वों को मनाया जाता है, ठीक वैसे ही चुनाव भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक महापर्व के रूप में मनाया जाता है, जो कि 5 वर्ष के बाद आता है। साथियों, इन दिनों इलेक्शन की धूम मची हुई है। सभी लोग अपने अपने किस्मत आजमाने में लगे हुए हैं, किंतु ये महापर्व होता क्यों है? क्योंकि यही एक अधिकार ऐसा है जिसमें शासक चुन भी सकते हैं और शासक बन भी सकते हैं। जब हम चुन सकते हैं तो सभी उम्मीदवारों की मजबूरी हो जाती है कि सभी वोटरों के समक्ष हाथ पांव जोड़कर वोट देने के लिए अर्जी पर अर्जी लगाते नहीं थकते हैं। यदि वोट का अधिकार नहीं होती तो सोचो क्या होता? आम जनता को क्या कोई पूछने वाला होता? और यही मौका होता है जनता द्वारा जनप्रतिनिधि को सबक सिखाने का। वह चाहे तो उसे ही कुर्सी पर बैठा सकता है और नहीं तो बदल भी सकता है। यही भय सभी को हमेशा सताते रहता है। जनता की यही खुशी आज पर्व का रूप ले लेता है। दूसरा पक्ष यानी उम्मीदवारों की भी परीक्षा की घड़ी होती है। कई चुनौतियों को लांघते हुए विजयी घोषित पाए जाते हैं, जिसकी खुशी महापर्व में परिणत हो जाता है। तीसरी संभावनाएं ये भी है कि जनता हो या कार्यकर्ता और हो विजयी उम्मीदवार, दोनों मिलकर इस पर्व को अंजाम तक पहुंचाने का काम करते हैं। इस पर्व के बाद सत्ताधारियों को राजकाज चलाने का मौका मिलता है। कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त होता है, कुछ जिम्मेदारियां भी सौंपी जाती हैं और जनप्रतिनिधि का ओहदा भी दिया जाता है। उधर सरकारी बजट पर भी इन्हीं का नियंत्रण रहता है। क्षेत्र का विकास, समाज का विकास इन्हीं के हाथों में सौंप दी जाती है और शासन का बागडोर संभालने के लिए प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। यानी मतदाता हो या उम्मीदवार, दोनों जश्न मनाते हैं। यही है राजनीति का महापर्व। ये अलग बात है कि वोटिंग मशीन आने के बाद वोटरों की मान्यता भी खत्म हो गई है और जनप्रतिनिधियों का महत्व भी समाप्त सा हो गया है। यानी जिस तरह अन्य सभी पर्व त्योहारों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी मान मर्यादा को भूलकर सिर्फ और सिर्फ खाने पीने का ढंग बना दिया गया है और मेल प्रेम की जगह लड़ाई झगड़ा का कारण बन रहा है। ठीक ऐसे ही चुनाव का यह पर्व भी लड़ाई झगड़ा, तकरार, गुंडागर्दी, पैसा, चिकन, मटन एवं शराब बांटना, झूठे वादे करना, प्रलोभन देना, वोटिंग में धांधली करना, ईवीएम हैक करना, गिनती में गड़बड़ी, पेटी की लूट, उम्मीदवारों का खरीद फरोख्त, डराना धमकाना, विजयी प्रतिनिधियों को मोहरा बनाने की साजिश से पूरा राजनीतिक माहौल गंदा हो गया है। या यूँ कहें कि राजनीति बदमाशों, गुंडों, मवालियों, दलालों, बिचौलियों पार्टियों का गिरोह सा बन गया है। आज राजनीति करना शरीफों, सीधे साधों, ईमानदारों की वश की बात नहीं है। इसलिए आज सत्ता गलत लोगों के हाथ में चली गई है। इस तरह यह तिहार मातम में बदलता जा रहा है। साथियों, भारत में चुनाव 2 तरह से होते हैं। एक है सिलेक्शन, जो कि सर्वसहमति से अमुक व्यक्ति को सत्ता में बैठाया जाता है, और दूसरा है सिलेक्शन, जिसमें एक से ज़्यादा उम्मीदवार चुनाव मैदान में लड़ते हैं। साथियों, एक खास बात सभी को समझ लेना चाहिए कि पहले
पहले ज़माने में हमारे पुरखे या बूढ़ बुजुर्ग आपस में सलाह मशविरा करके किसी एक का चयन करके समाज के लोग आपस में मिल बैठकर किसी एक को पद सौंप देते थे जिसको कि निर्विरोध माना जाता था और दूसरा अपना कैंडिडेट खड़ा कर चुनाव मैदान में उतारा जाता था, क्योंकि समाज के समर्थन के कारण यह समाज का प्रतिनिधि कहलाता था और समाज के लिए कार्य करता था। अब क्या हो रहा है, परंपरागत व्यवस्था खत्म जो हो गई है और आधुनिक मान्यता चली आई है। इससे पद कोई भी हो, ना सयानों की राय चले ना समाज की मंशा, सब अपने अपने मनमर्जी मुताबिक चुनाव के लिए फार्म भरते हैं और अपने आप को नेता मानने लगते हैं। दूसरे तरफ देखा जाए तो भिन्न भिन्न पार्टियों के लोग अपना अपना प्रत्याशी खड़ा करते हैं और चुनाव लड़ाते हैं। इतना ही नहीं, चुनाव लड़ने के लिए अनाप शनाप खर्चा भी करते हैं। यही कारण है कि कोई भी व्यक्ति यदि जीत जाता है तो वह सबसे पहले अपना खर्च वसूलता है और दूसरा यह कि वह पद को एक रोज़गार, एक आमदनी का जरिया बना लेता है और जो व्यक्ति पार्टी के माध्यम से जीतता है वह पार्टी के लिए ही काम करता है। उस पर पार्टी के हाई कमान का दबाव, नियंत्रण एवं निर्देश ज़बरदस्त थोप दी जाती है, जिसका पालन करना उसका कर्तव्य हो जाता है। तो ऐसे में वह अपने समाज या अथवा अपने क्षेत्र का विकास क्या खाक कर पाएगा। यही कारण है कि गणतंत्र के 76वें वर्ष के बाद भी आज कोई भी योग्य, कर्मठ, जुझारू, समझदार, ईमानदार, मिलनसार, शिक्षित एवं बुद्धिमान सेवक या प्रत्याशी नहीं मिला। सभी प्रत्याशी क्षेत्र की सर्वांगीण विकास को छोड़ अपना अपना विकास में लग जाते हैं। साथियों, बाबा साहब को इसका अंदाज़ा था। खासकर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 2 वोट का अधिकार इंग्लैंड के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से 2 वोट का अधिकार जीत कर लाए थे। इसका आशा यह है कि प्रथम वोट समाज का होगा और उसमें जो अव्वल आएगा वही चुनाव लड़ेगा। किंतु गांधी को यह रास नहीं आई। वो नहीं चाहते थे कि हम आदिवासी मूल निवासी यहाँ के शासक बने। हमारा इस्तेमाल सिर्फ वोट देने एवं अपने इशारे की कठपुतली की तरह देखना चाहते थे। इसलिए आमरण अनशन कर पूना पैक्ट के माध्यम से हमारा वोट का अधिकार ख़त्म कर दिया गया। तब से भारत के मूल निवासी, आदिवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग अपने समाज का या जनता का सेवक ना होकर पार्टियों का सेवक बन गए हैं। उम्मीदवार चुनने का काम पार्टी के लोग करते हैं, हमें तो सिर्फ वोट देने की मजबूरी सा हो गई है। ये इसलिए हुआ क्योंकि विदेशी लोग भारत पर कब्जा कर भारत के मूल निवासियों पर राज करना चाहते हैं। दूसरा यह कि मूल निवासी 95% की आबादी और यहाँ 3.5% लोग सत्ताधारी कदापि नहीं बन सकते थे, किंतु आज 3.5% लोगों का सत्ता पर, शासन प्रशासन पर कब्जा हो गया है। कई राजनीतिक पार्टियां जैसे कांग्रेस हो या भाजपा, कम्युनिस्ट हो या आम आदमी, सभी के माध्यम से यहाँ शासक बने बैठे हैं। यहाँ पक्ष में भी विदेशी और विपक्ष में भी विदेशी पार्टियां रहती हैं। इसलिए मूल निवासियों का कभी भला ना हुआ है और ना ही आगे होगा। इसलिए इस राजनीतिक व्यवस्था को ठीक करना ही होगा। यदि हम भारत के मूल निवासी ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा वोट का अधिकार खतरे में है। यदि आप वोट का अधिकार को बचाना चाहते हैं, यदि आप इसे सही मानते हैं तो इस संदेश को सभी वोटरों तक पहुंचाइए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
क्योंकि इस बात को उठाने का औकात आज कोई नहीं रखता है। इसलिए आप सभी से मेरा अपील है कि मुझे इस कार्य में साथ सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। जय जोहार, जय मूल निवासी।